नमस्कार साथियों, तैयारी आईएएस, पीसीएस, यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम आज के इस लेक्चर में एजुकेशन इन उत्तर प्रदेश देखेंगे, जो कि हमारा जीएस 5 यूपी स्पेशल का पार्ट है, सिलेबस का पार्ट है। देखती है मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें पहले ही नोट डाउन करके रखे हैं, जो कि इस बार मेंस एग्ज़ाम में आने के काफ़ी चांसेस हैं। उसमें पहला टॉपिक है महात्मा गांधी एग्रीकल्चर एंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी एंड कुशीनगर। जिस तरह से लास्ट बार आयुष यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा था, उस तरह इस बार इस यूनिवर्सिटी के बारे में भी पूछ सकते हैं। एक बार इसे जाके देख लीजिए, हालांकि मैं अपने नोट में से प्रोवाइड करा दूंगा। थोड़ी सी आप भी रिसर्च कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऑपरेशन कायाकल्प लास्ट बार आया था, लेकिन इस बार दोबारा से पूछा जा सकता है। ऑपरेशन अलंकार, जो कि सीनियर एंड सेकेंडरी सीनियर स्कूल्स के लिए है, वो भी आ सकता है। मिशन प्रेरणा, ये गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पे दे रखा है, ये भी आ सकता है। निपुण भारत, ये भी आ सकता है, हालांकि ये स्कीम एंड प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है, तो ये देख लीजिएगा। मिशन प्रेरणा एंड निपुण भारत सेम स्कीम है। उत्तर प्रदेश में इस स्कीम को, इस प्रोग्राम को मिशन प्रेरणा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद न्यू एग्जामिनेशन पॉलिसी ऑफ उत्तर प्रदेश 2024, ये भी इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। जो क्योंकि जब लास्ट ईयर आर ओ के पेपर लीक हुए और पुलिस का एग्ज़ाम का पेपर लीक हुआ, एंड उस पर काफ़ी ज़्यादा उहापोह भी रही सरकार, लोगों और छात्रों के बीच, तो उसी के बैकड्रॉप में ये न्यू एग्ज़ामिनेशन पॉलिसी 2024 गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश लेके आई। और ये इम्पॉर्टेंट है, इसके फीचर्स देख लीजिएगा, मैं अपने नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा। जो नोट्स मैं मेंटरशिप बैच में देता हूँ, उन सब में ये चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा। स्पोर्ट्स फॉर स्कूल प्रोग्राम, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की। स्पोर्ट्स फॉर स्कूल प्रोग्राम, इन ये जो स्कीम्स हैं, इन सभी के बारे में मैं अपने नोट्स जो मेंटरशिप बैच में देता हूँ, उन सभी में प्रोवाइड करा दूंगा। आप भी ये सारी स्कीम को गूगल से सर्च करके नोट डाउन कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एजुकेशन सिस्टम इन उत्तर प्रदेश। एजुकेशन सिस्टम को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा गवर्नमेंट जो उत्तर प्रदेश की लिटरेसी रेट है, उसे देख लेते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है उसका, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मेल एंड फीमेल के बीच डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो देख लेते हैं। रूरल एंड अर्बन लिटरेसी रेट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एंड उसे नेशनल एवरेज से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। लिटरेसी रेट उत्तर प्रदेश का एज़ पर 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 67% है। मतलब हर 100 लोगों में 67 लोग लिटरेट हैं। लिटरेट का मतलब क्या होता है? रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ बेसिक थिंग, ठीक है ना। बेसिक थिंग मतलब जो लिख एंड पढ़ सकते हैं, उन्हें हम लिटरेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो 100 में से 67 लोग लिटरेट हैं, जिसमें से अगर हम मेल लिटरेसी को देखते हैं तो 100 में से 77 मेल लिटरेट हैं, एंड फीमेल्स 50 और केवल 57 फीमेल ही लिटरेट हैं। जो कि नेशनल एवरेज, जो हमारा नेशनल एवरेज है, नेशनल एवरेज हम देखते हैं वो 73% है, तो उससे कम है। तो हम देखते हैं लिटरेसी रेट यूपी का नेशनल एवरेज से कम है। उसके बाद हम देखते हैं लिटरेसी रेट ईस्टर्न यूपी में कितनी है, रीजन वाइज देख लेते हैं। ईस्टर्न यूपी में कितनी है? 50% लिटरेसी है, मतलब 100 में से केवल 50 लोग ही लिटरेट हैं वेस्ट ईस्टर्न यूपी में। वहीं हम वेस्टर्न यूपी में देखते हैं 80% लिटरेसी रेट है। तो इस चीज़ के रीज़न क्या हैं, इस ऐसा क्यों है, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो एक बार ये आप सर्च कीजिएगा इन सब चीज़ों के बारे में कि ये डिफरेंस क्यों है, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं, एजुकेशन सिस्टम को उत्तर प्रदेश में कैसे डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। एजुकेशन सिस्टम इन उत्तर प्रदेश, पहले हमने प्राइमरी एजुकेशन में डिवाइड किया गया, प्री प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एंड प्री प्राइमरी एजुकेशन को देखते हैं, जो कि 6 से 14 वर्ष की एज के लिए होता है। RTE, दैट इज़ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था, उसके अंतर्गत कवर की जाती है। उसमें है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को स्कूल जाना ही जाना है। उसमें इसमें हम एक और चीज़ देखते हैं, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो कितना है।
उत्तर प्रदेश में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो प्राइमरी एजुकेशन में 98.1% है, 98.1% है, जिसमें कि मेल का मेल का ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 95.6% है, वहीं फीमेल का ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 99.9% है। ये ध्यान देने वाली चीज़ है, फीमेल का ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो प्राइमरी एजुकेशन में 99.9% है एंड मेल का ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो प्राइमरी एजुकेशन में फीमेल से कम है, जो कि 96.5% है। तो अभी हम देख रहे हैं ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 100% नहीं है प्राइमरी एजुकेशन में, और हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो का प्रोविज़न है एट प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, तो अभी हमें ये अचीव करने में टाइम लग रहा है, अभी अचीव नहीं हुआ है। इस गोल को अचीव करने के लिए सरकार सर्व शिक्षा अभियान जैसे और भी प्रोग्राम लेके आई है और उसे चला रही है। ठीक है, आगे उन सभी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देखते हैं आगे बढ़ते हैं। फिर प्राइमरी एजुकेशन के बाद सेकेंडरी एजुकेशन। 14 से 18 साल, मतलब 9 to 12 ईयर, क्लास 9 to 12 जो कवरेज होता है। उसके बाद हायर एजुकेशन, ठीक है ना, हायर एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन को हम देखते हैं हमने कैसे डिवाइड किया हुआ है। सेकेंडरी एजुकेशन को हमने बोर्ड वाइज डिवाइड कर रखा है। स्टेट बोर्ड के स्कूल हो गए, सीबीएसई बोर्ड के स्कूल हो गए, आईसीएसई बोर्ड के स्कूल हो गए एंड मदरसास हो गए। जो उत्तर प्रदेश में मदरसास हैं उनमें भी ये सब पढ़ाई होती है, तो उसमें उसे भी हमने यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। उसके बाद हायर एजुकेशन को हम कैसे देखते हैं, टेक्निकल एजुकेशन में डिवाइड किया है, मेडिकल एजुकेशन में डिवाइड किया है, रिसर्च एजुकेशन में डिवाइड किया है। और एक और फीचर होगा हमारा, जो नॉर्मल कोर्सेज होते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, इन सभी कोर्सेज को भी हमने यहाँ पे एक हेडर में इंक्लूड किया है, आगे वो हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने प्राइमरी एजुकेशन को हमने कैसे डिवाइड किया गया है। स्टेट बोर्ड एफिलिएटेड स्कूल हो गए, जो ऐसे स्कूल जो स्टेट बोर्ड से एफिलिएटेड हैं, सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूल हो गए, आईसीएसई से एफिलिएटेड स्कूल हो गए। तो हमारा मोटा मोटा एजुकेशन सिस्टम को पूरे एजुकेशन सिस्टम को उत्तर प्रदेश में हमने ऐसे डिवाइड करके रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम के अंडर में जो स्कूल है उसे हमने एक और डिवीज़न दे रखा है, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है ना, प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल में कैसे होते हैं। प्राइवेट स्कूल होंगे उसे हमने एडेड और नॉन एडेड, जो कम्प्लीटली प्राइवेट होंगे, नॉन एडेड जो कि कम्प्लीटली प्राइवेट होंगे, प्राइवेट संस्था चला रही होगी और उसका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एफिलिएशन गवर्नमेंट उसे प्रोवाइड करेगी। जो स्कूल को एफिलिएटेड होगा वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। ठीक है ना, एडेड कैसे हो सकते हैं, कोई एनजीओ चला रहा हो या फिर वो चैरिटेबल स्कूल हो। ठीक है ना, ठीक है, आगे देखते हैं। इधर मैंने कुछ स्कीम्स के नाम लिख रखे हैं जिन्हें मैं डिस्कस करूँगा आगे जाके। एक हो गया हमारा समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा 660 करोड़ इसलिए लिख रखा है क्योंकि बजट के 2025 एंड जो 26 का बजट जो हमारे सुरेश खन्ना जी हैं उन्होंने प्रेजेंट किया था, उसमें 660 करोड़ का प्रोविज़न किया गया है अंडर समग्र शिक्षा अभियान। ठीक है ना, और स्कीम कौन सी है, सर्व शिक्षा अभियान, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। मिड डे मील के बारे में हम डिस्कस करेंगे, शिक्षा मित्र योजना के बारे में भी डिस्कस करेंगे, साक्षर भारत अभियान के बारे में भी डिस्कस करेंगे, यूपी फ्री एजुकेशन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, पीएम श्री योजना इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ईट राइट फॉर एवरी चाइल्ड इसके बारे में डिस्कस करेंगे, हॉट कुक्ड मील स्कीम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, डिजिटल लाइब्रेरी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हमने क्या पढ़ रखा है, ऑपरेशन कायाकल्प इसके बारे में डिस्कस करेंगे, मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको बजट में मेंशन किया गया है और ये इस स्कीम के बारे में डायरेक्ट ही पूछा जा सकता है। मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल जो कि 57 स्कूल, अभी 57 डिस्ट्रिक्ट में ये स्कूल खोले जाने की संभावना है और एक स्कूल के लिए लगभग 25 करोड़ रुपए का प्रोविज़न किया गया है और उसमें 5 करोड़ रुपए फर्नीचर के लिए, 5 करोड़ रुपए फर्नीचर खरीदने के लिए, फर्नीचर की व्यवस्था करने के लिए प्रोविज़न किया गया है। ठीक है ना, और ये स्कूल मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल प्राइमरी टू 12th लेवल तक होंगे, ठीक है, बढ़ते हैं।
देखते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या क्या प्रोविजन रहे एजुकेशन को लेके। ये मैं बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप लोग GS 1 2 3 में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, फिर भी मैं आपको एक बार यहाँ पे रिवाइज करा दे रहा हूँ, ठीक है ना। पोस्ट इंडिपेंडेंस में DPSP आर्टिकल 45 बोलता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल इन 6 to 14 एज ग्रुप। 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन सभी को प्रोवाइड करानी है, ठीक है। उसी को ही इसी आर्टिकल 45 को ही एक आधारभूत रूप देने के लिए, ज़मीनी आधारभूत देने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 लाया गया था, ठीक है। उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आई थी। उसके बाद हमारी 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में आप पढ़ लेंगे, थोड़ा सा मेंशन कर देंगे तो इंट्रोडक्शन में मेंशन कर देंगे तो बहुत ही बेहतर आंसर बना सकते हैं हम। उसके बाद हमारा आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लाइवलीहुड, आर्टिकल 21A, ठीक है ना। ये सब प्रोविज़न रहे हैं हमारे एजुकेशन से रिलेटेड। और देखते उसके आगे देखते हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन इन उत्तर प्रदेश, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। टिल 1972 तक प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, ट्रेनिंग, जो टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, सब स्टाफ की भी ट्रेनिंग होती है, वो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंदर ही था। उत्तर प्रदेश में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है, वो सारी चीज़ें वो ही प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन, ट्रेनिंग, इन सभी को अकेले ही देखता था। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है इन और वैसे वैसे लोगों में अवेयरनेस बढ़ती है एजुकेशन को लेके, गवर्नमेंट स्कीम्स की वजह से अवेयरनेस बढ़ती है, गवर्नमेंट वेरियस नई नई स्कीम्स लेके आता है अब लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए, लोगों में एजुकेशन बढ़ाने के लिए। वैसे ही इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है तो इसका बाइफर्केशन कर दिया जाता है। बाइफर्केशन क्यों किया जाता है देखते हैं। बाइफर्केशन ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन इन 3 पार्ट, 3 पार्ट में इसका बाइफर्केशन कर देते हैं विद ऑब्जेक्टिव ऑफ, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे वो देखते हैं। रिड्यूसिंग द वर्कलोड, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने से वर्कलोड बढ़ जाता है। थोड़ा सा कनेक्ट कीजिएगा 1970, 1980 और 1960 में जो जनसंख्या किस रेट से बढ़ी थी वो देखिएगा। रिड्यूसिंग द वर्कलोड, वर्कलोड को कम करने के लिए। एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द स्कूल, एफिशिएंट ऑपरेशन, जो इसके अंडर में स्कूल्स आते थे उनका ऑपरेशन सही से हो, मतलब अच्छे से वो सारी स्कूल को मैनेज किया जा सके, चलाया जा सके, जिससे कि क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड की जाए, ठीक है ना। उसके बाद न्यू एक्सपेरिमेंट टू मेक प्रोग्राम मोर डायनेमिक एंड इफेक्टिव, ये एक नए तौर के ये बाइफर्केशन करके अलग अलग डिवीज़न में डाल के उन्हें, प्राइमरी स्कूल का अलग डिवीज़न में डाल के उन्हें अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना, ये एक नया एक्सपेरिमेंट था उस समय। और उन्होंने किस लिए किया, टू मेक प्रोग्राम मोर डायनेमिक एंड इफेक्टिव, इसे ज़्यादा डायनेमिक और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने का प्रयास किया गया था। उसके बाद बाइफर्केटेड करके हमने क्या क्रिएट किया, ये देखिए बाइफर्केशन ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन किया गया और 3 पार्ट में किया गया। वो 3 पार्ट कौन से थे, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन बाइफर्केटेड एंड क्रिएटेड डायरेक्टर ऑफ बेसिक एजुकेशन बेसिक एजुकेशन होगा, जो बेसिक एजुकेशन प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन में प्री प्राइमरी नहीं कंसीडर करते हैं, सिर्फ प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी लेवल को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन बेसिक, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन सेकेंडरी, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन हायर, इन 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था बाइफर्केशन करने के बाद 1972 में। एक बार ये ईयर याद रखिएगा, 1972 में बाइफर्केट कर दिया गया था डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ऑफ इन उत्तर प्रदेश। उसके बाद उसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन बेसिक, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन सेकेंडरी एंड डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन हायर, ठीक है। 1975 में क्या होता है कि इन डायरेक्टरेट ऑफ बेसिक एंड डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन सेकेंडरी को इंटीग्रेट कर दिया जाता है, 1975 में दोबारा से इंटीग्रेट कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद 1985 में इसका एक सेपरेट डायरेक्टरेट किया जाता है, जिसे हमने क्या बोला, सेपरेट डायरेक्टरेट ऑफ बेसिक एजुकेशन वर क्रिएटेड, ठीक है ना। सेपरेट डायरेक्टरेट ऑफ बेसिक एजुकेशन को क्रिएट किया गया टू मेक बेसिक एजुकेशन मोर इफेक्टिव एंड डायनेमिक। 1985 में इसे दोबारा से ब्रेक कर दिया जाता है और डायरेक्टरेट ऑफ बेसिक एजुकेशन क्रिएट कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यूपी बेसिक एजुकेशन काउंसिल। यूपी बेसिक एजुकेशन काउंसिल का क्या काम होता है, ये 1972 में बनाई गई थी। इसका काम क्या होता है, एक्रेडेशन करना, एक्रेडेशन टू बेसिक स्कूल, आपने कई जगह पढ़ा होगा, मान्यता प्राप्त स्कूल, ठीक है ना।
मान्यता प्राप्त स्कूल, ऐसे करके आपने कई जगह पढ़ा होगा। उसका मतलब होता है एक्रेडेशन, उसे गवर्नमेंट से मिल गया है। जो बेसिक एजुकेशन के स्कूल होंगे उसकी तरफ बेसिक एजुकेशन काउंसिल ने उसे एक्रेडेशन किया होगा। ठीक है, एक्रेडेशन टू बेसिक स्कूल। उसके बाद जनरल कंट्रोल ऑफ प्राइवेट स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल है उसको कंट्रोल किया, उसका सिलेबस क्या है, उसकी उसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्पार्ट की जा रही है, वो सब का देख रेख इसके अंडर में रहेगा। ठीक है, जनरल कंट्रोल ऑफ प्राइवेट स्कूल रिलेटेड टू प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है ना, इसका 3 टियर स्ट्रक्चर है। देखते हैं 3 टियर स्ट्रक्चर कैसे। डिवीजनल असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन बेसिक, डिवीजनल लेवल पे होगा। जो 18 डिवीज़न है उत्तर प्रदेश में उसके लेवल पे होगा। बेसिक एजुकेशन ऑफिसर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन होता है, बीएसए होता है, बेसिक एजुकेशन ऑफिसर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल देखता है। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर एट ब्लॉक लेवल पे देखता है। उसके बाद बेसिक एजुकेशन काउंसिल में एक अकाउंट डिपार्टमेंट भी क्रिएट किया गया इन 1986 में। हम कनेक्ट कर सकते हैं एजुकेशन, न्यू एजुकेशन, ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी थी वो 1986 में आई थी। तो वहाँ पे देखा गया होगा कि नए जो टीचर्स हैं उनकी भर्तियाँ हुई होंगी उसी ईयर, और उसकी वजह से जो अकाउंट जो नॉर्मल लोग कर रहे थे उसे स्पेशलाइज तरीके से एक नया डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया गया 1986 में। जो कि क्या उनका काम क्या था, सैलरी टू टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, जो टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ था उसकी सैलरी को देना, उनके पीएफ को मेंटेन करना एंड पेमेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। जो अध्यापक रिटायर हो रहे थे उनके पेमेंट को, जो उनके अध्यापक रिटायर हो रहे थे उनके पेमेंट, जो रिटायरमेंट बेनिफिट थे उनको पेमेंट करना। ठीक है ना। ठीक है, फाइनेंस एंड कंट्रोल बेसिक एजुकेशन हेडक्वार्टर, ये हमने देख लिया है। यूपी बेसिक एजुकेशन काउंसिल के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ लिया है। उसके बाद हम देखते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यूपी हम बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 हमने ऑलरेडी डिटेल में कवर किया हुआ है GS 123 में, तो हम इसे वहाँ पे नहीं देख रहे हैं। आप एक बारी देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको आ जाए, तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी होंगी। राइट टू एजुकेशन एक्ट फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के लिए बाध्य करता है, लीगली बाउंड करता है स्टेट को कि हर बच्चे को हर 6 से 14 ईयर के बच्चे को आपको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करानी है। एक्ट आने से लीगली बाउंड हो गया स्टेट। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, लीगली बाउंड हो गया। उसके बाद देखते हैं एक प्राइमरी स्कूल, अ प्राइमरी स्कूल फैसिलिटी फॉर एवरी 300 पॉपुलेशन एंड 1 किलोमीटर डिस्टेंस। जो प्राइमरी स्कूल फैसिलिटी होगी, गांव की 300 पॉपुलेशन में 300 लोग होंगे, उनमें एक प्राइमरी स्कूल प्रोवाइड कराना ही कराना है, और विद इन 1 किलोमीटर डिस्टेंस में प्रोवाइड कराना है। उसके बाद अपर प्राइमरी स्कूल एट 800 पॉपुलेशन पे हर 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में होना चाहिए। ये डिस्टेंस किस लिए है, क्योंकि एक्सेसिबल हो एजुकेशन। छोटे बच्चे बहुत दूर ट्रेवल करके नहीं जा सकते हैं, घर के पास में ही हो। जितना सुगम हम बनाएंगे बच्चे उतनी आसानी से पहुंच जाएं, और उतनी ही अच्छे तरीके से बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। बजट में क्या है देखते हैं। इस बार के बजट में 2,000 रुपये फॉर इंफ्रा डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी एजुकेशन। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने 2025-26 के बजट में 2,000 रुपये का प्रोविजन किया है। किस लिए किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा सके फॉर प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल में जो एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें 2,000 रुपये का वो दिया गया। अंडर समग्र शिक्षा अभियान, हमने देखा था समग्र शिक्षा अभियान में 660 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है। उसके बाद 350 करोड़ रुपए फॉर स्कूल बैग्स के लिए 168 करोड़ रुपए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस बार दिए गए हैं बजट में। उसके बाद हम देखते हैं जो भी स्कूल चल रहे हैं उन्हें स्मार्ट स्कूल बनाने के लिए एक स्कीम के अंतर्गत इसे जो भी स्कूल चल रहे हैं स्मार्ट स्कूल बनाने के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रोविजन इस बार बजट में किया गया है। वो स्कूल कौन से होंगे, प्राइमरी स्कूल एंड अपर प्राइमरी स्कूल को स्मार्ट स्कूल बनाने के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उसके बाद देखते हैं बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट कैसे काम करता है। बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट को हमने बहुत सारे डायरेक्टरेट में डिवाइड कर रखा है। उनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है। बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश यहाँ पे कर लीजिए। डायरेक्टरेट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन हो गया एक, उसके नीचे डायरेक्टरेट ऑफ उर्दू एंड ओरिएंटल लैंग्वेज हो गया। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग हो गया। उसके बाद मिड डे मील अथॉरिटी, एक मिड डे मील अथॉरिटी हो गई।
सर्व शिक्षा अभियान का एक हेडर हो गया, जो एक ऐसा हेडर जो सर्व शिक्षा अभियान के पार्ट को देखता होगा। उसके बाद एक लिटरेसी एंड ऑल्टरनेट एजुकेशन का एक डायरेक्टरेट हो गया। तो ये सारे डायरेक्टरेट को मिला के एक बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है उत्तर प्रदेश का, वो बनता है। 2019 में इन सारे डायरेक्टरेट को के ऊपर एक हमने क्या बनाया, डायरेक्टर जनरल बना दिया, डीजी, ठीक है ना, डीजी स्कूल एजुकेशन। उस पद का क्या नाम दिया गया, डीजी स्कूल एजुकेशन, जो कि 2019 में बनाया गया था। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न हम ऑलरेडी जानते ही हैं, आर्टिकल 14, 15, 16, 9, 29 एंड 30 में एजुकेशन से रिलेटेड प्रोविज़न है, एक बार देख लीजिएगा। आर्टिकल 21 हमने देख लिया, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत ये आया था। उसमें बोला गया था कि एजुकेशन टू द लेवल ऑफ अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज के जो चिल्ड्रेन हैं उन पे फोकस किया जाएगा। इसमें अप टू होगा, एक बार ये देख लीजिएगा, अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है। डीपीएसपी में दे रखा है 14, 41 जो आर्टिकल है यहाँ पे लिख लीजिए, आर्टिकल 41 राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट। ठीक है ना, राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट। 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर एज। ये देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ ये जो प्री प्राइमरी लेवल का एजुकेशन होता है, आंगनवाड़ीज हो गए, वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं आंसर लिखने में। उसके बाद आर्टिकल 46 प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, इकोनॉमिक्स इंटरेस्ट ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SCs, STs एंड अदर वीकर सेक्शन। ठीक है ना, अदर वीकर सेक्शन, इन सभी लोगों का एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना है। ये गवर्नमेंट की को डायरेक्शन दिए गए हैं बाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है। उसके बाद 51A के पेरेंट्स एंड गार्जियंस मस्ट प्रोवाइड, द वर्ड इज मस्ट प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रेन एज 6 to 14 ईयर, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसमें भी मेंशन किया गया है। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ पेरेंट्स के को बाद पेरेंट्स के लिए भी हैं, गार्जियंस के लिए भी हैं। दैट इज़ वो क्या है कि पेरेंट्स एंड गार्जियन की फंडामेंटल ड्यूटी है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को हमें एजुकेशन प्रोवाइड करानी ही करानी है। मस्ट प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन एज्ड 6 to 14 ईयर्स। के बाद हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, स्टेट एंड सेंटर में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है। शेड्यूल 7 जो है हमारा, उसमें आर्टिकल 246 जैसा कि आपको पता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइटम्स करता है थ्रू यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। ठीक है ना, यूनियन लिस्ट में जो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस रहते हैं लाइक IITs, एम्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इन सबको कवर किया गया है। स्टेट लिस्ट में स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज़ अंडर स्टेट जुरिडिक्शन। ठीक है ना, इनके थ्रू कवर किया गया है। तो हम एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे, जैसे हमारा IIT कानपुर हो गया, IIT BHU हो गया, वो सेंट्रल के अंडर में आता है, यूनियन लिस्ट के अंडर में आता है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हैं। तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। 46 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने क्या काम किया, एजुकेशन मूव टू कंकरेंट लिस्ट, एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में आ गया। एंड बोथ यूनियन एंड स्टेट कैन लेजिस्लेट ऑन एजुकेशन, दोनों ही लेजिस्लेट कर सकते हैं एजुकेशन को। उसके बाद लीगल प्रोविजन फॉर एजुकेशन इन इंडिया हम पहले ही देख चुके हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन 6 to 14 ईयर्स। और इसमें राइट टू एजुकेशन एक्ट में मैंडेट 25% रिजर्वेशन इन प्राइवेट स्कूल फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी हम देख रहे हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956, इसके अंतर्गत भी जो हायर एजुकेशन है उसे कंसिडर किया जाता है, रेगुलेट्स हायर एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो कि के कस्तूरी रंजन थे, उनके अंडर में आया था और ड्राफ्ट किया गया था। और इसमें 5+3+3+4 टाइप का करिकुलम है, इसके बारे में देख लीजिएगा। हमें काफ़ी बार मेंशन करना पड़ेगा अपने स्टेट के जो एजुकेशन सिस्टम है उसे, प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम हो गया, सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम हो गया, वहाँ पे ये चीज़ें मेंशन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर आंसर लिख पाएंगे आप। उसके बाद हमारा नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन एक्ट 1993, जो कि रेगुलेट करता है टीचर्स एजुकेशन के प्रोग्राम को। उसके बाद हमारे पास केंद्रीय एंड नवोदय विद्यालय स्कीम्स हो गई, केंद्रीय एंड नवोदय विद्यालय स्कीम्स हो गई। इन्हीं को बेस रखते हुए उत्तर प्रदेश ने भी अपने मॉडल स्कूल्स लॉन्च किए हैं, तो हम ये भी मेंशन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं स्टेट एजुकेशन, जो इस प्रोविजन इन उत्तर प्रदेश, जो स्टेट एजुकेशन
जो एजुकेशन स्टेट प्रोवाइड करा रही है, स्टेट के थ्रू, इसकी स्टेट स्कीम्स के थ्रू प्रोवाइड करा रही है, उनके बारे में देखते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट इम्प्लीमेंटेशन। जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था, उसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा? वो स्टेट मशीनरी ही करेगी। वो किस तरीके से करेगी, देखते हैं। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट ने क्या किया, इंश्योर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अंडर द उत्तर प्रदेश राइट टू फ्री एंड कंपलसरी रूल्स 2011। हम ये वर्ड याद रखेंगे, रूल्स 2011 को एक बार देखते हैं। उत्तर प्रदेश राइट टू फ्री एंड कंपलसरी रूल्स 2011, जो कि स्टेट को लीगली फोर्स करती है कि हर बच्चे को जो 6 से 14 साल का होगा उसे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। हमने ऊपर देखा है कि 300 बच्चों में 1 किलोमीटर की दूरी पर एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। हायर लेवल पे 800 बच्चों पे, सॉरी 300 बच्चे नहीं, 300 पॉपुलेशन होनी चाहिए वहाँ पे 800 पॉपुलेशन विद इन 3 किलोमीटर, ठीक है ना, जो कि हम एजुकेशन है उसे एक्सेसिबल बना सकें। उसके बाद प्रोवाइड्स स्टेट और क्या प्रोवाइड्स, मिड डे मील प्रोवाइड कराती है, टेक्स्ट बुक्स और यूनिफॉर्म फॉर स्टूडेंट। टेक्स्ट बुक प्रोवाइड कराएगी, यूनिफॉर्म प्रोवाइड कराएगी फॉर स्टूडेंट, ठीक है ना। हमने देखा कि टेक्स्ट बुक और यूनिफॉर्म के लिए बजट में लगभग 68 करोड़ का प्रोविज़न भी किया गया है। एंड एक बार देख लीजिएगा, ये फिगर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, टेक्स्ट बुक एंड यूनिफॉर्म एंड बैग्स के लिए कितना बजट इस बार हुआ है। तो आप ये चीज़ें इंटीग्रेट करके अपने आंसर को बेहतर बना सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं स्टेट एजुकेशन बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटी। स्टेट एजुकेशन बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी, ये काम बोर्ड्स क्या काम करते हैं, जो एग्ज़ामिनेशन होते हैं वो कंडक्ट कराते हैं और लोगों को सर्टिफिकेट देते हैं कि आप जो स्टूडेंट्स हैं वो इस एग्ज़ाम में फेल हुए हैं, इस एग्ज़ाम में पास हुए हैं, और जो कि एक आगे भी लोग उन सर्टिफिकेट्स को यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अभी मैं बहुत ही लेमैन तरीके से बता रहा हूँ। देखते हैं उत्तर प्रदेश स्टेट एजुकेशन बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटी को कैसे डिवाइड किया गया है। जो बेसिक एजुकेशन होता है उसके लिए हमने उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट बना रखा है, और जो माध्यमिक होता है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, उसके लिए माध्यमिक बना रखा है। सीनियर सेकेंडरी के लिए एक और है, उसके बाद मेजर यूनिवर्सिटीज़ के लिए अलग होगा। कुछ हमने यहाँ पे स्कीम्स लिख रखी हैं। निपुण भारत, जो कि इसे मिशन प्रेरणा के नाम से भी बोलते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। ऑपरेशन कायाकल्प हो गया, वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद स्कूल चलो अभियान, वो इम्पॉर्टेंट है। शारदा कार्यक्रम, ये भी इम्पॉर्टेंट है, शारदा कार्यक्रम एंड सर्व शिक्षा अभियान, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद एक और है प्रोजेक्ट अलंकार, जो कि माध्यमिक शिक्षा के लिए सीनियर एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए है। प्रोजेक्ट अलंकार ये इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है, एक बार ये आप देख लीजिएगा, आगे मैं प्रोवाइड भी करा दूंगा। अब पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, जिसका हेडक्वार्टर प्रयागराज इलाहाबाद में है, ठीक है ना। क्रिएटेड बाय सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट 1921, सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट 1921 के एक्ट से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद को क्रिएट किया गया था, आफ्टर सेडलर कमीशन रिकमेंडेशन इन 1917। जो सेडलर कमीशन की रिकमेंडेशन 1917 में आई थी, उसके रिकमेंडेशन के तौर पे सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट लाया गया। सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट 1921 में लाया गया और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद को क्रिएट किया गया। कैसे किया गया? बाय सेपरेटिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन को सेपरेट किया गया फ्रॉम सेकेंडरी एजुकेशन को सेपरेट करके एक सेकेंडरी एजुकेशन का एक अलग बोर्ड बना दिया गया, ठीक है ना। टिल 1972, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। टिल 1972 प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन एंड ये सब एक साथ नहीं होते थे। दैट इज़ कंट्रोल, डायरेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इन सभी का एक के अंडर में होता था। 1972 में इसे अलग बोर्ड बना दिया गया। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन उत्तर प्रदेश, इन 1972 गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डिवाइड इन 3 डायरेक्टरेट, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इज़ टू इंक्रीज नॉलेज। सेकेंडरी एजुकेशन का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? नॉलेज इंक्रीज करना इन एडोलेसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स में नॉलेज इंक्रीज करना, टू डेवलप सोशल वर्च्यू डेवलप करना, नॉलेज ऑफ राइट्स एंड ड्यूटी की नॉलेज डेवलप करना, अवेयरनेस टुवर्ड्स नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के रिगार्डिंग अवेयरनेस जनरेट करना, सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ डेवलपमेंट, ठीक है ना। ये बहुत ही जनरल चीज़ें हैं, लेकिन आप आंसर में मेंशन कर सकते हैं, और ये एथिक्स में भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इन सब एक्ट को लिख के आप एथिक्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेवल ऑफ एजुकेशन देखते हैं।
लोअर सेकेंडरी नोन एज हाई स्कूल, जो लोअर सेकेंडरी उसे होता है उसे हाई स्कूल बोलते हैं। क्लास 2 जो क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम कंडक्टेड बाई उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद क्लास 10 का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है एंड क्लास 12 का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। जो क्लास 10th के होते हैं उसे लोअर सेकेंडरी बोलते हैं, और अपर सेकेंडरी किसे बोलते हैं? अपर सेकेंडरी इज़ कॉल्ड इंटरमीडिएट एजुकेशन, इसे इंटरमीडिएट एजुकेशन भी बोलते हैं। स्पेशलाइजेशन होता है इसमें, अभी वाटर टाइट हुआ होता था पहले डिवीज़न, लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद ये वाटर टाइट डिवीज़न को ख़त्म करने की राह पर उत्तर प्रदेश आगे बढ़ गया है। इसमें क्या था पहले? स्पेशलाइजेशन इन आर्ट साइंस एंड कॉमर्स के शिक्षाएं प्रोवाइड कराई जाती थी। बोर्ड एग्ज़ाम इन ट्वेल्थ क्लास में बोर्ड एग्ज़ाम होता था, कंडक्टेड बाई उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद। ठीक है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद। सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन इसमें भी हम स्ट्रक्चर को देखेंगे कि कैसे स्कूल का डिवीज़न होता है। स्टेट बोर्ड, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, आईसीएसई बोर्ड एंड यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड। उत्तर प्रदेश में इसे भी कंसीडर करेंगे, यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड। स्टेट बोर्ड में देखते हैं फॉलो करिकुलम प्रोवाइडेड बाय स्टेट बोर्ड। जो स्टेट बोर्ड के एफिलेटेड स्कूल होते हैं वो करिकुलम स्टेट बोर्ड के द्वारा फॉलो किया जाता है। जो करिकुलम स्टेट बोर्ड प्रोवाइड कराता है उसी का करिकुलम फॉलो किया जाता है। मीडियम हिंदी इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही मीडियम में है। उसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम यहाँ भी इंट्रोड्यूस किया जा चुका है, ग्रेडिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जा चुका है, सीसीपी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। सेम सीबीएसई में देखते हैं, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन से एफिलेटेड जो स्कूल होते हैं वो कौन सा करिकुलम फॉलो करते हैं? सीबीएसई का करिकुलम फॉलो करते हैं। फोकसेस ऑन नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम, और सीबीएसई से रिलेटेड जो बॉडी है वो नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम पे फोकस करती है। नीट हो गया, जेई हो गया, सीयूईटी हो गया, और यहाँ पे मीडियम हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आईसीएसई देखते हैं। ये आईसीएसई बोर्ड बहुत ही कम प्राइवेट स्कूल में होता है। बाई सम प्राइवेट स्कूल, जो कुछ प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वो आईसीएसई बोर्ड को भी फॉलो करते हैं। वहाँ पे मीडियम केवल इंग्लिश होता है, ओनली इंग्लिश मीडियम स्कूल। ठीक है ना। फोकस ऑन एनालिटिकल स्किल्स, ये जो करिकुलम होता है वो एनालिटिकल स्किल्स बेस्ड चीज़ों को ज़्यादा फोकस करता है। उसके क्वेश्चन होगा, सिलेबस हो गया, वो ऐसा डिज़ाइन किया जाएगा कि जहाँ पे आपकी एनालिटिकल स्किल को एनहेंस किया जा सके। उसके बाद यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड, यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड हो गया। इस्लामिक एजुकेशन को इसमें इम्पार्ट किया जाता है विद मॉडर्न सब्जेक्ट, कुछ मॉडर्न सब्जेक्ट भी रहते हैं इसमें, और इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम पे फोकस किया जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं नंबर ऑफ़ हायर सेकेंडरी स्कूल्स, लगभग 27,892 गवर्नमेंट से हैं। 27,892 स्कूल हैं टोटल, नॉट गवर्नमेंट, यहाँ पे ऐसे कर दी, गवर्नमेंट के नहीं, टोटल 27,892 स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल से रिलेटेड हो गया, जो कि पहले थोड़ा सा डिक्रीज़ हो गए हैं, लेकिन ठीक है। पहले लगभग 27,900 थे, अब 892 हो गए हैं। ठीक है, डिक्रीज स्लाइटली। टोटल 1.1 करोड़ स्टूडेंट इन सेकेंडरी लेवल, सेकेंडरी लेवल से कहने का मतलब 8th 9th 10th 11th एंड 12th, इन चारों क्लासेस को मिला के लगभग 1.1 करोड़ स्टूडेंट अभी इनरोल्ड हैं उसमें। सेकेंडरी लेवल के जो टोटल स्कूल है उसमें हम देखते हैं गवर्नमेंट स्कूल लगभग 2357 है, नॉन गवर्नमेंट एडेड स्कूल जो कि गवर्नमेंट नहीं है लेकिन एडेड हैं लगभग 4500 स्कूल हैं, अनएडेड स्कूल लगभग 21,000 हैं, जिसे हम अनएडेड स्कूल जो कि जिसे हम प्राइवेट स्कूल भी बोल सकते हैं। ठीक है, संस्कृत एजुकेशन को रिलेटेड भी यूपी में यूपी गवर्नमेंट काफ़ी जागरूक हो गई है और काफ़ी ज़्यादा इस पर फोकस किया जा रहा है अभी। और इस बार हो सकता है कि संस्कृत एजुकेशन से लेके कोई क्वेश्चन पूछ ले, इसीलिए मैंने आगे नोट में संस्कृत एजुकेशन को भी इंक्लूड किया है। इसमें टोटल 1240 स्कूल हैं जो कि संस्कृत मीडियम में ही कंप्लीट एजुकेशन को प्रोवाइड करा रहे हैं, और लगभग 1.03 लाख स्टूडेंट इसमें इनरोल्ड हैं। रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कैसा है एजुकेशन सिस्टम का। ईस्टर्न रीजन, जो हमारा उत्तर प्रदेश का ईस्टर्न रीजन है, ये ईस्टर्न रीजन इस साइड वाला, वहाँ पे 13 स्कूल पर लाख पॉपुलेशन हैं। यहाँ पे जो पर लाख पॉपुलेशन पे 13 स्कूल हैं। बुंदेलखंड रीजन में 10 स्कूल पर लाख पॉपुलेशन। बुंदेलखंड में तो जो डेंसिटी है स्कूल्स की वो थोड़ी सी कम है, ईस्टर्न रीजन में थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन हम देखेंगे कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इस साइड में कम है और इस साइड में ज़्यादा है। वहीं पे हम लिटरेसी रेट देखते हैं तो वो भी इस साइड में कम है और इस साइड में ज़्यादा है। इस साइड में मतलब ईस्टर्न रीजन में, और इस साइड में मतलब वेस्टर्न रीजन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब हम स्पेसिफिक जो यूपी की स्कीम्स हैं एजुकेशन से रिलेटेड वो देख लेते हैं। प्रोजेक्ट अलंकार हो गया। प्रोजेक्ट अलंकार ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इस बार पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने अपने नोट में इंक्लूड किया हुआ है। टोटल 2295 गवर्नमेंट स्कूल, जो जो 2295 गवर्नमेंट स्कूल हैं उनके लिए ये प्रोजेक्ट अलंकार लाया गया है। वो कौन से स्कूल हैं? सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं। सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल के टोटल 2295 गवर्नमेंट स्कूल हैं, उनके लिए इस प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। वो क्यों स्टार्ट किया गया था? टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड कराने के लिए। वो कैसे प्रोवाइड किया जाएगा? जो बिल्डिंग्स हैं वो बहुत पुरानी हो गई, जर्जर हालत में हो गई, उनको एक तो उन्हें हम इम्प्रूव करेंगे, रीबिल्ड करेंगे, या फिर कोई स्कूल बिल्कुल ही ख़राब हो गया उसे दोबारा से डेवलप किया जाएगा। मतलब उसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसे प्रॉपर किया जाएगा, बेहतर बनाया जाएगा। अच्छे क्लासरूम बनाए जाएंगे, स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे, लाइब्रेरी की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी, वो ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी, गर्ल्स के लिए सेपरेट टॉयलेट्स वगैरह बनाए जाएंगे, जिससे कि सीनियर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल पे एजुकेशन को बढ़ाया जा सके। आइए देखते हैं। स्कूल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन बट सम स्कूल डिलेपिटेड कंडीशन ड्यू टू बीइंग वेरी ओल्ड, बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गए, उसकी वजह से उनकी हालत जर्जर हो गई है। ठीक है ना? वो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि लैक ऑफ एडिक्वेट बजटरी प्रोविजन, अभी तक उन्हें बहुत ज़्यादा बजटरी प्रोविजन से पैसा नहीं मिला है फॉर रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड एंड डेलेपिटेड बिल्डिंग्स। ठीक है ना? रिकन्स्ट्रक्शन के लिए पैसा नहीं मिला था, तो उनकी हालत बहुत ही जर्जर हो गई थी। तो उन्हें ही और अच्छा करने के लिए या उन्हें सही करने के लिए पैसा रिलीज़ किया गया है। देखते हैं, लगभग 100 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने बजट, जो एनुअल सेशन था 2022-23 से फाइनेंशियल ईयर था, उसमें 100 करोड़ रुपए दिए थे फॉर रिकन्स्ट्रक्शन के लिए, एक्सपेंशन के लिए, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ओल्ड एंड डिलेपिटेड बिल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है ना? रिकन्स्ट्रक्शन, एक्सपेंशन एंड इलेक्ट्रिफिकेशन। उसके बाद इंश्योर क्वालिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। प्रोजेक्ट अलंकार में ट्रांसपेरेंसी एंड क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, इंश्योर करने के लिए ऑनलाइन मेथड के थ्रू पैसा रिलीज़ किया जाता है। ऑनलाइन जो ऑनलाइन ट्रैकिंग मैकेनिज्म भी है इसमें, वो भी है, वो भी उसके थ्रू भी हम देखते हैं कि किस तरीके से जो कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी कंस्ट्रक्शन वर्क का को किस तरह से आगे कराया जा रहा है। टोटल 27 पैरामीटर हैं अंडर 4 सब हेड में। टोटल 27 पैरामीटर के अंडर में प्रोजेक्ट अलंकार को लाया गया है। उसमें जो प्रोजेक्ट अलंकार को लाया गया है, इसमें हम एक चीज़ और देख लेते हैं। फॉर एट सेकेंडरी लेवल फॉर गवर्नमेंट स्कूल, डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर रियल टाइम अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन, जो मैं ये चीज़ बता रहा था आपको, ट्रांसपेरेंसी एंड क्वालिटी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। उसके लिए लगभग 497 करोड़ रुपए फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के बजट में दिया गया है। जो अभी रिसेंट सुरेश खन्ना जी के द्वारा बजट पेश किया गया था, वो लगभग 497 करोड़ रुपए उसमें एलोकेट किया गया है प्रोजेक्ट अलंकार के लिए। ठीक है? उसके बाद देखते हैं ये 4 सब हेड कौन से होते हैं। एकेडमिक क्राइटेरिया, नॉन एकेडमिक क्राइटेरिया, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है ना? अदर एकेडमिक क्राइटेरिया में हम देख लेते हैं। एकेडमिक मतलब जहाँ पे क्लासरूम के अंदर की बात करेंगे। ठीक है ना? एकेडमिक क्राइटेरिया में क्लासरूम के अंदर की बात करेंगे। अब आप ये सारे चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। क्लासरूम के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं आप खुद ही सोचिए। फर्नीचर होगा, ब्लैक बोर्ड होगा, ब्लैक बोर्ड को हमें स्मार्ट बोर्ड में कन्वर्ट करना होगा, लैब होगा, कंप्यूटर लैब होगा, लाइब्रेरी होगी, स्मार्ट क्लासेस होंगे, वाईफाई होगा, फर्नीचर होगा, वही सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लासरूम के बारे में, लैब के बारे में, कंप्यूटर लैब के बारे में, लाइब्रेरी के बारे में, स्मार्ट क्लास के बारे में, वाईफाई, फर्नीचर। आप खुद ही सोचिए कि आप जब एग्ज़ाम लिख रहे होंगे तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आप इम्प्रूव कर सकते हैं। एकेडमिक क्राइटेरिया में आप वही लिख दीजिएगा सिंपल से। ठीक है? नॉन एकेडमिक क्राइटेरिया में अब हम क्लासरूम के बाहर चलते हैं। क्लासरूम के बाहर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? प्लेग्राउंड हो सकता है, जिमिंग हो सकती है, साउंड सिस्टम हो सकता है जहाँ प्रार्थना होती है, या फिर मल्टीपर्पज़ हॉल हो सकता है, साउंड सिस्टम हो सकता है, यही सब चीज़ें हैं। ठीक है ना? वोकेशनल रूम हो सकता है। ठीक है? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टाफ रूम हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, गर्ल्स टॉयलेट हो गया, चिल्ड्रंस टॉयलेट हो गया, बाउंड्री वॉल हो गया, ऑफिस रूम हो गया। उसके बाद अदर इंफ्रास्ट्रक्चर में इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सीसीटीवी हो गया, उसके बाद साइकिल स्टैंड हो गया। ये इन सब चीज़ों को
चार उसमें डिवाइड किया गया। तो आप सिर्फ इतना याद कर लीजिए, 27 पैरामीटर्स हैं, 4 सब हेड हैं अंडर प्रोजेक्ट अलंकार। उसमें 4 सब हेड में कौन सा एकेडमिक हो गया, नॉन एकेडमिक हो गया, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। इन 4 सब हेड के अंदर में हम प्रोजेक्ट अलंकार को पूरा देख रहे हैं। टोटल बजटरी टोटल 2295 गवर्नमेंट स्कूल के लिए, सीनियर सेकेंडरी एंड सेकेंडरी गवर्नमेंट स्कूल के लिए हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है, लगभग 497 करोड़ रुपए इस बार स्टार्ट दिया गया है। 100 करोड़ रुपए 2022-23 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने दिया था। किस लिए दिया था? रिकंस्ट्रक्शन, एक्सपेंशन एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए दिया गया था। क्वालिटी, इंश्योर क्वालिटी एंड ट्रांसपेरेंसी थ्रू ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। बस इतना ही आप कर लेंगे तो काफ़ी रहेगा। अगर कोई और भी न्यूज़ हो तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हम परख एट उत्तर प्रदेश। परख पोर्टल बनाया गया है उत्तर प्रदेश में। ये किस लिए है? कि स्कूल ग्रेडिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम को, कि कुछ क्राइटेरिया के बेस पे स्कूल की ग्रेडिंग की जाएगी और उसके स्कूल को मॉनिटर किया जाएगा। अगर स्कूल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो उन्हें अच्छा परफॉर्म कैसे कराया जाए, तो उस पर काम किया जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी अप्रोच है क्वालिटी एजुकेशन को देने के लिए। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। लॉन्च इन द ईयर, किस ईयर में लॉन्च हुआ यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा एक बारी, मैंने लिखना भूल गया हूँ। बाई गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये भी आप एक बार देख लीजिएगा। मुझे लगता है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं होगी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी, या फिर कंप्लीटली स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है। ये स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर या सेंटर वैसी स्कीम नहीं है। विद द ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का? ऑफ इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन क्वालिटी, एजुकेशन क्वालिटी को इम्प्रूव करना, बहुत ही जनरल सी चीज़ है। थ्रू इवेल्युएशन एंड मॉनिटरिंग, इवेल्युएशन एंड मॉनिटरिंग के थ्रू एजुकेशन क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। विद ऑब्जेक्टिव ऑफ इनहेंसिंग क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी लेवल एजुकेशन, ये इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी लेवल एजुकेशन के लिए है। तो ये आप एक अलग सा पॉइंट हो गया, सेकेंडरी लेवल एजुकेशन के, फॉर सेकेंडरी लेवल एजुकेशन इम्प्रूविंग द क्वालिटी, ठीक है ना, इम्प्रूविंग द क्वालिटी। आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ें लिखेंगे। वहाँ पे लिखेंगे SGMS सेकेंडरी, इम्प्रूविंग क्वालिटी, वैल्यूएशन एंड मॉनिटरिंग, कीवर्ड्स ही लिखेंगे। 1 पेज नोट्स कैसे बनाए जाएंगे मैं आपको आगे बताऊँगा। ये पूरा जो स्कीम्स है, ये सारी स्कीम 1 पेज में ही आपकी हो जाएंगी। मैं आपको 1 पेज नोट्स कैसे बनाए जाते हैं वो बताऊंगा। इसके लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं डालता रहता हूँ कि कब मैं जूम सेशन लेने वाला हूँ, तो आपको पता चलता रहेगा। और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं परख एंड उत्तर प्रदेश में मोबाइल ऐप बनाया गया है। मोबाइल ऐप किस लिए क्या करेगा? फॉर मैपिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्कूल, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल का उसकी मैपिंग के लिए, ठीक है ना। रिक्वायर्ड टू फुलफिल द की इंडिकेटर फॉर ऑफ ऑनलाइन ग्रेडिंग ऑफ सेकेंडरी स्कूल, ठीक है ना। कुछ पैरामीटर के बेसिस पे ग्रेडिंग की जाएगी स्कूल की। अगर उसमें कोई कमी आती है तो आप ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है वो देखेंगे कि इस स्कूल से ये रिक्वायरमेंट आई है। वहाँ पे फिर फिज़िकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो रिक्वायरमेंट होगी रिसोर्सेज की, उन्हें फुलफ़िल किया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखते हैं हम एक डायग्राम से समझते हैं। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट अपडेट ऑन मोबाइल ऐप पे अपडेट किया जाएगा स्कूल की तरफ से, ठीक है। उसके बेसिस पे एक्शन प्लान डेवलप किया जाएगा। एक्शन प्लान डेवलप टू प्रोवाइड नेसेसरी रिसोर्स अवेलेबिलिटी, ठीक है ना। जो ऊपर अथॉरिटीज़ होंगी वो एक्शन प्लान डेवलप करेंगी और उसके बाद इंफॉर्मेशन ऑफ एक्शन प्लान बजट टू सेक्रेटरी। जो एक्शन प्लान डेवलप किया जाएगा वो इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी के पास चला जाएगा। उसका बजट क्या होगा, एक्शन प्लान क्या होगा, वो सेक्रेटरी के पास चला जाएगा। वो गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देगा, वहाँ से पैसा रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ स्कूल इज़ डन ऑन टोटल 8 की पैरामीटर। टोटल 8 की पैरामीटर पे गवर्नमेंट स्कूल की ग्रेडिंग की जाती है। उनमें कौन से पैरामीटर हो सकते हैं? एकेडमिक एक्सेलेंस हो गया, विद जिसमें एकेडमिक एक्सीलेंस को हाईएस्ट वेटेज दिया गया है और होना भी यही चाहिए। एकेडमिक एक्सीलेंस को हाईएस्ट वेटेज दिया जाना चाहिए। 8 की पैरामीटर हैं और कौन से पैरामीटर हैं वो देख लेते हैं। फिजिकल रिसोर्स अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ अच्छा होगा तो एकेडमिक एक्सीलेंस बेहतर होगा। तो यहाँ पे लगभग 30 पॉइंट्स दे रखे हैं। टोटल 200 पॉइंट्स में इसकी मार्किंग होती है। उसके आगे देखते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट एंड अटेंडेंस। स्टूडेंट और की अटेंडेंस कितनी है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ कैसी हैं वहाँ पे, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ कैसी है। टोटल कंप्राइजिंग टोटल 200 मार्क्स कंप्राइज करते हैं। बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय गवर्नमेंट स्कूल
कैटेगराइजेशन ऑफ स्कूल इज डन। जो 200 में से टोटल मैक्सिमम मार्क्स, टोटल ग्रेडिंग 200 मार्क्स में होगी। आउट ऑफ दीज 200 मार्क्स जो स्कूल को मार्क्स मिलेंगे उसके बेसिस पे हम 5 कैटेगरी में उसे स्कूल की ग्रेडिंग कर देंगे। देखते हैं कैसे करते हैं। बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय गवर्नमेंट स्कूल, कैटेगराइजेशन ऑफ स्कूल इज डन फ्रॉम ए टू ई, ग्रेड ए टू ग्रेड ई तक कैटेगराइज कर दिया जाएगा। अगर ग्रेड ए है, एक्सीलेंट है, 80 अगर 80% से ऊपर मार्क्स स्कोर करता है तो उसे एक्सीलेंट ग्रेड में रखा जाएगा। उसके बाद 60 to 80 वेरी गुड की कैटेगरी में रखा जाएगा, जिसे बी ग्रेड दिया जाएगा। गुड होगा जो 60 to 40 to 60 होगा आई थिंक। उसके बाद सेटिस्फैक्ट्री, उसके बाद अनसेटिस्फैक्ट्री जो 20% से कम मार्क्स लाएंगे उन्हें अनसेटिस्फैक्ट्री कैटेगरी में रखा जाएगा। और इसी कैटेगरी के बेसिस पे उन्हें रिसोर्सेज दिए जाएंगे। जो अनसेटिस्फैक्ट्री कैटेगरी है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, ज़्यादा रिसोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उनकी मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से होगी। और तरीके से हम क्वालिटी एजुकेशन को एजुकेशन की क्वालिटी को हर स्कूल में इम्प्रूव कर पाएंगे। तो इसके बाद देखते हैं कवरेज इस स्कीम की क्या है। ऑल स्टूडेंट को कवर किया गया है ऑफ 2295 सेकेंडरी स्कूल। जितने भी गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल हैं, लगभग 2295 स्कूल हैं, वो सारे स्कूल इसके अंडर में कवर हैं और उसके सारे स्टूडेंट्स को कवर किया गया है। ऑपरेट इन द स्टेट, ठीक है ना। ऑल स्टूडेंट्स को कवर किया गया है। टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ को कवर किया गया है। इसके अंतर्गत पेरेंट्स को भी लाया गया है, पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म किया जाएगा। पेरेंट्स एंड स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होगी उसको भी इन्फॉर्म किया जाएगा ताकि इंक्लूसिवली चीज़ों को बेहतर बनाया जा सके। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे, ये स्कीम कैसे मूव करती है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, स्टेट लेवल पे ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन इसे देखती है। डिवीज़न लेवल पे जॉइंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एंड डिप्टी डायरेक्टर देखता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये कैसे और रन की जाती है, क्योंकि ओवरऑल चीज़ें जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, उसके बिलो लेवल पे ही की जाती है। अगर ये लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ऊपर के लोग भी अच्छा परफॉर्म करेंगे एंड ओवरऑल स्कीम के सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट स्कूल इंस्पेक्टर होता है, वो देखते हैं। को डिस्ट्रिक्ट स्कूल इंस्पेक्टर होते हैं, वो देखते हैं। एंड डिस्ट्रिक्ट स्कूल इंस्पेक्टर सेकेंड लेवल के, वो देखते हैं। तो ये इनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस स्कीम को सफल बनाने के लिए। बेनिफिट्स क्या हैं वो देख लेते हैं। इस स्कीम के बेनिफिट्स क्या हैं। मॉनिटरिंग ऑफ प्रोग्रेस ऑफ टीचिंग वर्क एज पर प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस, जो सिलेबस प्रेस्क्राइब किया गया टाइम बाउंड मैनर में उसको प्रोग्रेस कंप्लीट किया जा रहा है। एट ऑल 3 लेवल, ऑल 3 लेवल से मतलब है डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिविजनल लेवल एंड स्टेट लेवल, तीनों लेवल पे मॉनिटरिंग की जाती है कि अगर एक लेवल पे सही से कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है तो दूसरे लेवल पे उसे मॉनिटर किया जाए एंड इससे अकाउंटेबिलिटी आएगी, सारे लोगों को अकाउंटेबिलिटी आएगी। ठीक है। उसके बाद उसमें मॉनिटरिंग ऑफ प्रोग्रेस ऑफ टीचिंग वर्क एज पर प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस एट ऑल 3 लेवल। ठीक है ना। ये ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा ना हो कि साल के लास्ट में ही एक दिन बैठा के पूरा सिलेबस कवर करा दिया गया है, तो उससे बच्चों की कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी, सिर्फ रॉट लर्निंग हो जाएगी। तो इसलिए ये एक बेनिफिट हो गया। इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी टीचिंग, पहले ही देख चुके हैं क्वालिटी टीचिंग में इंप्रूवमेंट होगा। कैसे होगा, मॉनिटरिंग की जाएगी टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ की। इम्प्रूविंग स्टूडेंट रिटेंशन, स्टूडेंट की रिटेंशन इंप्रूव होगी। अगर स्टूडेंट की अटेंडेंस को हम प्रॉपर्ली मेंटेन कर रहे हैं तो स्टूडेंट लर्न करेगा, जब लर्न करेगा तो उसे ऑलरेडी इंटरेस्ट बना रहेगा स्टडीज़ में। जनरली क्या देखा गया कि बच्चे सीखते नहीं है, फिर बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं चीज़ें, उन्हें याद नहीं हो रही, तो एक बार ही उनका इंटरेस्ट एजुकेशन से कम हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई से कम हो जाएगा, फिर वो दूसरी चीज़ें देखने लगते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स की जो अटेंडेंस है उन्हें मॉनिटर किया जा रहा है कि स्टूडेंट स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो उसके पीछे का रीज़न जाना जाएगा, फिर उनके पेरेंट्स से मिला जाएगा एंड ऐसे करके उसे फोर्स किया जाएगा कि वो प्रॉपरली डेली का डेली एटलीस्ट स्कूल अटेंड करे। बाय ट्रैकिंग स्टूडेंट अटेंडेंस ऑन मंथली बेसिस पे स्कूल अटेंडेंस को ट्रैक किया जाएगा। ऑब्टेनिंग डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट सिक्योरिंग हाईएस्ट मार्क्स एट डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल, जो डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल पे स्टूडेंट्स हैं जो हाईएस्ट मार्क्स गेन कर रहे हैं उन्हें उनकी डिटेल को लिया जाएगा और उन्हें कुछ एडिशनल बेनिफिट दिया जा सके। इम्प्रूव सोशल स्किल एंड ऑलराउंड डेवलपमेंट, सोशल स्किल एंड ऑलराउंड डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने के लिए फोकस किया जाएगा। हेल्दी कंपटीशन अमंग
स्कूल थ्रू ग्रेडिंग, जो स्कूल्स हैं उनके बीच, जो डिस्ट्रिक्ट स्कूल्स हैं उनके अमंग उनके बीच भी हेल्दी कंपटीशन लाया जाएगा, जिससे कि एक दूसरे को देख के वो खुद को इम्प्रूव कर सकें। इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज किया जाएगा थ्रू इंफॉर्मेशन शेयरिंग विद पेरेंट्स, एसएमसी, जनरल पब्लिक अबाउट ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल। ठीक है ना, जो रिसोर्स अवेलेबल हैं वो पेरेंट्स को बताया जाएगा, एसएमसी को बताया जाएगा, जनरल पब्लिक को बताया जाएगा। ईज इन प्लानिंग, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है ना, इससे क्या होता है, प्लानिंग करने में इजी हो जाता है, मैनेजमेंट करने में इजी हो जाता है हायर लेवल पे। ठीक है ना, रिसोर्स को कैसे मैनेज करना है, किसे कितना डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो मैनेज हो जाएगा, उसकी प्लानिंग करना मैनेज हो जाएगा, एंड एडमिनिस्टर करना भी इजी हो जाएगा। तो इस जो हमारी स्कीम थी परख, इसके बारे में बात कर रहे थे। तो परख के सहायता से ये बेनिफिट होंगे, ये एडवांटेजेस हो सकते हैं। उसके बाद हम ऑपरेशन कायाकल्प के बारे में देखते हैं। ऑपरेशन कायाकल्प हम लास्ट ईयर आ चुका है एग्जाम में, एक बार आप प्रोजेक्ट अलंकार एंड ऑपरेशन कायाकल्प के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, दोबारा से आ सकते हैं। ऑपरेशन कायाकल्प के बारे में देखते हैं। कायाकल्प का लिटरल मीनिंग होता है कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बॉडी। ठीक है ना, कायाकल्प का हिंदी में मतलब होता है कि किसी बॉडी को कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया गया, उसके रूप को कंप्लीट परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है ना, हम देखते हैं केस स्टडी एक श्रावस्ती में। सबसे पहले क्या हुआ था कि श्रावस्ती में श्रावस्ती में कुछ जो लोग थे उन्होंने जो गवर्नमेंट स्कीम्स चल रही हैं बहुत सारी, उन्हें कन्वर्ज करके एक मॉडल स्कूल डेवलप कर दिया। जब और वो उस मॉडल स्कूल ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, तो केस स्टडी श्रावस्ती से स्टार्ट हुई और उसे फिर एक कंप्लीट स्कीम में कन्वर्ट कर दिया गया कि अगर श्रावस्ती के स्कूल ऐसा परफॉर्म कर सकते हैं तो सेम चीज़ों को फॉलो करके डिस्ट्रिक्ट के सारे स्कूल में ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ऑपरेशन कायाकल्प वहाँ से स्टार्ट हुआ, लॉन्च इन 2018 बाई सीएम योगी आदित्यनाथ। ठीक है ना, इट इज़ अ इंटर डिपार्टमेंटल कन्वर्जेंस प्रोग्राम। ठीक है, इंटर डिपार्टमेंटल कन्वर्जेंस प्रोग्राम है। प्रोविजन फॉर स्पेशल फंड, स्पेशल फंड का प्रोविजन है बाई सेंटर स्पेशल फंड प्रोवाइड कराता है। स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल फंड प्रोवाइड कराते हैं। अंडर कौन सी स्कीम के अंडर? अंडर समग्र शिक्षा अभियान, ग्राम पंचायत फंड, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, जल जीवन मिशन, एमजी नरेगा एंड अदर अर्बन फंड। इन सब के थ्रू जो स्कूल को कन्वर्ट करना है उसे फंड प्रोवाइड कराया जाएगा एंड उसका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाएगा देखते हैं। रेजुविनेशन ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ ऑफ प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल। जो प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल हैं उनके वहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी बाई इस्टेब्लिशिंग इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन कराया जाएगा। ठीक है ना, ये जो स्कीम्स हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट की स्कीम्स हैं। ठीक है ना, इन डिपार्टमेंट्स के बीच में इंटर डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन करा दिया जाएगा एंड जो स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं उनके लिए फ़ंड रिलीज़ करवाया जाएगा। ठीक है ना, अंडर ऑपरेशन कायाकल्प वर्क स्टार्टेड इन फेज्ड मैनर इन एवरी स्कूल ऑफ स्टेट। हर स्कूल स्टेट के हर स्कूल में फेज्ड मैनर में ऑपरेशन कायाकल्प स्टार्ट किया गया। इसके फीचर्स क्या हैं वो देखते हैं। जियो टैगिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर फोटो प्रोटोकॉल। जियो टैगिंग, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा उसकी जियो टैगिंग की जाएगी। उसके बाद रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी, रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ वर्क थ्रू प्रेरणा पोर्टल के थ्रू रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी जो वर्क किया जा रहा है। उसके बाद फैसिलिटी ऑफ गेट, बाउंड्री वॉल, टाइल्स, पार्क फॉर प्लेइंग, लाइब्रेरी, डिजिटल क्लासरूम, सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज़ टॉयलेट, हैंड वॉश सिस्टम फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड हैंड वॉश। ठीक है, फर्नीचर फॉर चिल्ड्रेन टू सिट इन क्लासरूम। अब आप देखते हैं कि एक स्कूल में क्या क्या मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए। बाउंड्री वॉल होनी चाहिए, गेट होना चाहिए, स्कूल जो क्लासरूम है उसमें फर्नीचर होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, फ़ैन होना चाहिए। उसके बाद टॉयलेट्स में हैंड वॉश के लिए सिस्टम होना चाहिए, सेपरेट टॉयलेट गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। वो बेसिक फैसिलिटीज़ को हम देखते हैं, लगभग 19 बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पे इस ऑपरेशन कायाकल्प के अंडर में हर स्कूल में डेवलप की जाएंगी। पार्टिसिपेशन ऑफ हेडमास्टर का पार्टिसिपेशन होगा, टीचर्स का पार्टिसिपेशन होगा एंड स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का पार्टिसिपेशन होगा। ठीक है ना, यहाँ पे हम अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी अकाउंटेबिलिटी ला सकती है, इन सब चीज़ों को ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ला सकती है। स्पेशल अटेंशन इज़ पेड टू
ऑन एक्सेसिबिलिटी ऑफ डिसेबल, जो डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए भी इसमें स्पेशल अटेंशन पे किया गया है। स्कूल बिल्डिंग डेवलप्ड एज मोस्ट आइडियल बिल्डिंग, जो स्कूल बिल्डिंग होगी उसे मोस्ट आइडियल बिल्डिंग, जो गांव की जो सारी बिल्डिंग होंगी उसमें से मोस्ट आइडियल बिल्डिंग के तौर पे डेवलप किया जाएगा और उसे दूसरे कामों में भी यूज़ किया जा सकता है। जब स्कूल नहीं चल रहा है, सेकेंड मीटिंग में छुट्टी हो गई है, तो उसके बाद अदर चीज़ों में भी उस स्कूल को यूज़ किया जा सकता है फॉर मॉडल स्कूल एंड ग्राम सभा। 5 स्टार बिल्डिंग इसे रेटिंग दी गई है, 5 स्टार बिल्डिंग रेट किया गया है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है। टेक्निकल मैनुअल प्रिपेयर्ड इन कोलैबोरेशन विद यूनिसेफ, जो अब हर डिस्ट्रिक्ट में हर डिस्ट्रिक्ट के हर स्कूल में ये चीज़ें इस मॉडल स्कूल को बनाया जाएगा, तो उसके लिए एक स्टैंडर्डाइजेशन प्रोवाइड किया जाएगा कि किस क्वालिटी का होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वांटिटी होनी चाहिए, उसके लिए टेक्निकल मैनुअल प्रिपेयर किया जाएगा। टेक्निकल मैनुअल किसने प्रिपेयर किया गया है? इन कोलैबोरेशन विद यूनिसेफ, यूनिसेफ से कोलैबोरेट करके टेक्निकल मैनुअल प्रिपेयर किया गया है फॉर डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रेंडली एंड हैंडीकैप्ड एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है ना, चाइल्ड फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर, हैंडीकैप्ड एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो टेक्निकल मैनुअल विद यूनिसेफ के साथ डेवलप किया गया है। उसके बाद अगर ये मैनुअल डेवलप कर लिया गया है तो जो बना रहे हैं, एक्चुअल में काम कर रहे हैं, उनके पास भी ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए, ऐसा पोटेंशियल होना चाहिए, ऐसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो उसे डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स को ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी दी जाएगी। विलेज हेडमैन एंड मैशन जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं उनके पास भी उनकी भी ट्रेनिंग एंड उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में लगभग 1000 करोड़ रुपए इसमें रिलीज़ किए गए थे। एम क्या था? एम इस स्कीम का था टू कन्वर्ट ऑल प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल्स ऑफ द स्टेट इनटू आदर्श विद्यालय बाई अगस्त 2022 तक सारे जो प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल के थे उन्हें आदर्श, दैट इज़ मॉडल बिल्डिंग के रूप में डेवलप करना था। कॉपरेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सीडीओ ऑफिसर ऑफ बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट, पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो अब हमें ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने देखा था डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड हो गया, हमारा पंचायती राज फंड हो गया, MG नरेगा हो गया, वो अलग अलग डिपार्टमेंट के फंड हैं, तो उन्हीं वो जो जिस डिपार्टमेंट के फंड है उन्हीं के बीच कोऑर्डिनेशन कराना है। तो कॉपरेशन होगा किसके बीच? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सीडीओ ऑफिसर ऑफ बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट, पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है ना, अगर स्कूल अर्बन एरिया में तो अर्बन डेवलपमेंट हो गया, पंचायत में तो पंचायती राज भी हो गया, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के बीच हो गया बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट। ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा मिशन प्रेरणा हो गया। मिशन प्रेरणा दैट इज निपुण भारत भी जिसे बोल सकते हैं, उत्तर प्रदेश में इसे बोलते हैं। फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ यूपी गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन अप्रॉक्सीमेटली 1.3 लाख स्कूल। जो प्राइमरी स्कूल्स हैं 1.3 लाख, उनमें क्वालिटी एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बोला गया है फॉर इम्प्रूविंग अर्ली लर्निंग एट अर्ली स्टेज। ठीक है ना, ये मिशन प्रेरणा किस लिए? फॉर इम्प्रूविंग अर्ली लर्निंग एट अर्ली स्टेज, सिमिलर टू निपुण भारत मिशन। निपुण भारत मिशन के सिमिलर हैं। इसमें क्या अप्रोच रहेगी? इसमें 4 फोल्ड अप्रोच रहेगी। देखते हैं, इंक्लूसिव अप्रोच, स्मार्ट गोल्स, ठीक है ना, प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्टिव पार्टनरशिप होगी उसके साथ, एंड स्पिरिट ऑफ कोलैबोरेशन। ये 4 फोल्ड अप्रोच होगी। उसमें देखते हैं 4 फोल्ड अप्रोच में क्या क्या है। इंक्लूसिव अप्रोच क्या होगी? अब इंक्लूसिव अप्रोच के अंडर में पेरेंट्स पार्टिसिपेशन होगा, पार्टिसिपेशन ऑफ पेरेंट्स को इंश्योर किया जाएगा। टीचर्स, स्टूडेंट एंड एक्सपर्ट, इन सबको इंक्लूड किया जाएगा। एक्शन डिज़ाइन बाय एक्सपर्ट के थ्रू डिज़ाइन किया जाएगा एक्शन की बच्चों को और बेहतर तरीके से कैसे बताया जा सके। ठीक है ना। स्मार्ट गोल्स आपने एथिक्स में पढ़ा होगा। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड मैनर में जो भी एम होगा उसमें स्मार्ट गोल्स के तौर पे लिया जाएगा कि टाइम बाउंड मैनर में उसे अचीव किया जा सके। ठीक है। उसके बाद जैसे इसमें प्रेरणा लक्ष्य हो गया हमारा, प्रेरणा लक्ष्य, उसमें क्या बोलते हैं? टाइम लाइन बाई 2022 तक जो भी गोल है वो 2022 तक था। क्लास वाइज फॉर लैंग्वेज एंड मैथ्स। ठीक है ना, लैंग्वेज लर्निंग एंड मैथ्स लर्निंग को क्लास वाइज जो गोल था उसे मिशन प्रेरणा लक्ष्य के अंतर्गत लाया गया है। इसमें वर्चुअल PTM भी कंडक्ट कराई जाएगी। जैसे निपुण भारत में है ना स्कीम, निपुण भारत स्कीम में है कि 2nd, 3rd, 4th तक लैंग्वेज एंड
जो बेसिक न्यूमरल अंडरस्टैंडिंग है वो हो जानी चाहिए। वैसे ही इसमें भी क्लास वाइज एंड टाइम वाइज लर्निंग के लिए प्रमोट किया गया है। एक बार उत्तर प्रदेश की साइट खोल के देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे क्लास वाइज एम एंड गोल्स को मेंशन किया गया है। उसके बाद हमारा प्रोडक्टिव पार्टनरशिप, इस इन दो चीज़ों को लाने के लिए प्रोडक्टिव पार्टनरशिप की गई हैं दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ में, दूसरे लोगों के साथ में। ई पाठशाला को डेवलप किया गया है, ई एजुकेशन को प्रोवाइड किया जा सके जिससे कि रीच बढ़ जाए। स्पिरिट ऑफ कोलैबोरेशन थ्रू रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है ना, कोलैबोरेशन किया गया है। उसके बाद शारदा स्कीम एक स्कीम है उत्तर प्रदेश की, कम टू स्कूल एवरी डे। हर बच्चों को इस तरीके से, इस स्कीम को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि बच्चे स्कूल हर दिन आए। मतलब बच्चों को ज़्यादा रिटेंशन करने के लिए इस स्कीम को डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप फ्रॉम 5 टू 14 ईयर, 5 से 14 ईयर के बच्चों के लिए है। फॉर एवरी चिल्ड्रन, सारे चिल्ड्रन के लिए, हु हैव नॉट इनरोल्ड इन एनी स्कूल। ये उन बच्चों के लिए है जो अभी तक इनरोल्ड नहीं हुए हैं किसी भी स्कूल में, और नॉट एबल टू कंप्लीट देयर एलिमेंट्री एजुकेशन आफ्टर इनरोलमेंट, या फिर ड्रॉप आउट हो गए हैं, मतलब उन्होंने अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट नहीं की है इनरोलमेंट के बाद। तो ये उन बच्चों के लिए है, ये भी इंपॉर्टेंट स्कीम है, आप याद कर लीजिएगा। विल बी आइडेंटिफाइड, जो बच्चे ड्रॉप आउट हो गए हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा एंड इनरोल किया जाएगा इन अप्रोप्रिएट एज ग्रुप में, ठीक है ना। इसके फीचर्स क्या हैं? पहले बच्चे को आइडेंटिफाई किया जाएगा, टीचर्स होंगे, बच्चे टीचर्स या गांव के कुछ लोग आइडेंटिफाई करेंगे बच्चों को, उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, उनका इनरोलमेंट किया जाएगा, असेसमेंट किया जाएगा। असेसमेंट के बाद उन्हें एज स्पेसिफिक या फिर लर्निंग स्पेसिफिक कैटेगरी में, क्लास कैटेगरी में डाला जाएगा। उसके बाद उनकी बच्चों की लर्निंग की ट्रैकिंग भी की जाएगी स्कूल लेवल पे, ठीक है ना। ट्रैकिंग ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है उसकी ट्रैकिंग भी की जाएगी कि कितने लोग बचे हुए हैं, और उन बच्चों की भी ट्रैकिंग की जाएगी वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि जिनका भी इनरोल हुआ है। सैलिएंट फीचर क्या है देखते हैं। क्लैरिटी इन डेफिनीशन आउट ऑफ स्कूल, जो आउट ऑफ स्कूल हैं उसमें उसकी डेफिनीशन को क्लैरिफाई किया गया है इस स्कीम में, शारदा स्कीम में। वो डेफिनीशन क्या है? एज ग्रुप 6 से 14 होनी चाहिए, आइदर नेवर इनरोल्ड, जो कि कभी इनरोल नहीं हुए हैं, और रिमेनिंग एब्सेंट मोर देन 45 डेज विदाउट प्रायर इन्फॉर्मेशन, 45 दिन से ज़्यादा बच्चा जो स्कूल नहीं आ रहा है वो हो गया। तो आउट ऑफ स्कूल की डेफिनीशन यहाँ पे क्लैरिफाई कर दी गई, 6 से 14 साल का बच्चा होना चाहिए, या फिर जो कभी इनरोल नहीं हुआ है, या फिर 45 दिन से ज़्यादा बाहर रहा है बिना इन्फॉर्मेशन के। आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड रजिस्ट्रेशन कौन करेगा? प्रिपरेशन बिफोर एकेडमिक सेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट, जो चिल्ड्रन होगा उसके उसे आइडेंटिफाई करने के लिए प्रिपरेशन एकेडमिक ईयर से पहले ही कर दिया जाता है। और कौन करेगा? टीचर्स करेगा, लेकिन टीचर्स वॉलेंट्री बेसिस पे होगा, वॉलेंट्री बेसिस पे आइडेंटिफाई करेगा, कोई कंपलसरी नहीं है। एट एनी डे एंड एनी टाइम, किसी भी दिन और किसी भी टाइम आइडेंटिफाई कर देगा, और उसका रजिस्ट्रेशन भी किसी भी दिन और किसी भी टाइम कर लेगा। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन एज ग्रुप ऑफ 5 से 14 इन कैचमेंट एरिया, जिस एरिया में वो स्कूल है वहाँ के सारे बच्चों के लिए एप्लीकेबल है। 5 से 14 साल के जो भी बच्चे आउट ऑफ स्कूल है उन सभी के लिए कंपलसरी है, उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा इस स्कूल के, इस स्कीम के अंतर्गत। स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी फॉर ऑल आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इनरोल्ड इन द स्कूल एज पर देयर लर्निंग लेवल, ठीक है ना। लर्निंग लेवल के आधार पे उनकी स्पेशल ट्रेनिंग कराई जाएगी, जो कि जिससे कि उन्हें जो उनकी चीज़ें छूट गई हैं, क्लास में सिलेबस में पीछे हो गए हैं, लर्निंग लेवल नहीं हो पाया है, तो उन्हें उन बच्चों के साथ जो नॉर्मली स्कूल अटेंड कर रहे हैं उतनी लर्निंग लेवल इन्हें प्रोवाइड की जा सके। इंटीग्रेशन विद नॉर्मल क्लासेस, डेवलपमेंट ऑफ ऑनलाइन पोर्टल को डेवलप किया गया है विद हेल्प ऑफ यूनिसेफ। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन एंड आर, ऊपर देख लीजिएगा एक बार, इन 2 फेसेस, 2 फेसेस में किया जाएगा। इसके इस स्कीम के अचीवमेंट क्या हैं? लगभग 40 लाख एडिशनल चिल्ड्रन इनरोल किए जा चुके हैं। ये जो आनंदीबेन पटेल ने अभी गवर्नर से एड्रेस दिया था उसमें भी ये मेंशन है, इसीलिए ये स्कीम मैंने यहाँ पे डाली है, हो सकता है कि एग्ज़ाम में आ जाए, ठीक है ना। अचीवमेंट क्या है इस स्कीम का?
40 लाख एडिशनल चिल्ड्रन इनरोल ड्यू टू इनोवेटिव इनिशिएटिव लाइक स्कूल चलो अभियान एंड शारदा प्रोग्राम, ठीक है ना। सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन ड्रॉप आउट रेट में सिग्निफिकेंट रिडक्शन हुआ है। निपुण भारत, ये आप अपने खुद से कर लीजिए, क्योंकि हम जनरली इस स्कीम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो GS 1 2 3 में है उसमें भी पढ़ते हैं, अदरवाइज़ लास्ट में मैं इसके बारे में डाल दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हमारे पास एक और स्कीम आती है स्पोर्ट्स फॉर स्कूल प्रोग्राम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसके भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है ना। इम्प्लीमेंटेशन बाय यूपी सेकेंडरी स्कूल डिपार्टमेंट, जो यूपी का सेकेंडरी स्कूल डिपार्टमेंट है वो इसे इम्प्लीमेंट करती है। और कौन से एज ग्रुप के बच्चों के लिए, एक बार देख लीजिए, जो 6 to 12 के एज ग्रुप के बच्चे हैं उन सब के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। देखते हैं स्कूल इस स्कीम का फोकस क्या होगा। स्कूल टू ओलंपिक, जो बच्चे स्कूल में हैं स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें ओलंपिक तक पहुंचाना इस स्कीम का मेन एम है। 3 फेजेस में होगी, इसमें 26 स्पोर्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है। ऑनलाइन पोर्टल भी डेवलप किया गया है, ऑनलाइन पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन थ्रू स्कूल कोड के थ्रू ऑनलाइन पोर्टल से रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। इंटरनेशनल लेवल स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड कराना टू टैलेंटेड एथलीट्स, ठीक है ना। जो टैलेंटेड बच्चे हैं स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहे हैं उन्हें इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना। अर्ली आइडेंटिफिकेशन, और वो कैसे अर्ली आइडेंटिफाई, ऐसे बच्चों को जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं उन्हें अर्ली आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा, उन्हें अर्ली इंटरनेशनल लेवल स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया जाएगा, वैसे ही इंटरनेशनल लेवल के कोच प्रोवाइड कराया जाएगा, वैसा ही उनका माइंडसेट डेवलप किया जाएगा, तो उनकी नर्चरिंग वैसे ही उसी इन्वायरमेंट में होगी, तो फिर वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, फियरलेस परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एक और है कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये इसको भी बजट में मेंशन किया गया है। पहले ये 9th क्लास तक होता था, ये स्पेशली जो गर्ल्स हैं उनके लिए ये गर्ल्स रेजिडेंशियल स्कूल हुआ करते हैं, और टिल 9th क्लास के लिए हुआ करते थे, रेजिडेंशियल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। 6 और इस बजट में जो उत्तर प्रदेश का बजट है, अब उन्होंने क्या किया कि ये स्कूल 9th से लेकर 12th तक भी हो गए हैं। 9 से पहले 9 तक थे, अब 9 से 12 तक भी इनकी प्रोविज़न कर दिया गया। उसके लिए 680 स्कूल जो कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल हैं, 680 जो स्कूल हैं उन्हें अपग्रेड करके ऐसा बनाया जाएगा कि वो 9 से 12th की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराई जा सकें। उसके लिए बजट में प्रोविज़न है, एक बार यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कितना प्रोविज़न दिया गया है बजट में, ठीक है। ठीक है, अभी हमारे पास कुछ स्कीम और हैं, उसे हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। कोई अगर डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, या फिर आपका कोई डाउट है तो टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में भी आप डाल सकते हैं, वहाँ पर हम इसे डिस्कस कर लेंगे।